Hi students. In my previous lecture on IPC we had finished the principles of criminality. We had gone through various aspects. First we saw the preamble where we saw that we had the history of IPC, how it came into vogue. We saw all those aspects. And then we went down to the principles of criminality as laid down by Wilmington and as discussed by the famous maxim of actus non facitrium nisi mensitria. All the aspects of transfer of malice, good faith, strict liability, negligence, rashness, वो सारे aspects हमने in my initial lectures देखे. Today we are starting IPC per se. Today we are going to the first topic. Before I go to the first topic, I would like to go to the preamble. The preamble is whenever you start reading law, हमेशा preamble से शुरू करो. Because preamble basically tells us lots of things about the act. Evidence Act में आपको पढ़ाया, उसमें हमने देखा preamble क्या कहता है. It's a consolidating act, it's an amending act, it's a divining act. जब हम आते हैं आईपीसी में, इसका preamble बड़ा इंपॉर्टेंट है. Let's first go to the preamble before I go to the topic. The preamble, whereas it is expedient to provide a general penal code for India. ऐसी चीजें जो हैं आपकी इंटरव्यू में आती हैं. क्या आईपीसी एक नया कोड है इंडिया का? प्रियम्बल कहता है यस. Whereas it is expedient to provide, और मैं अपनी तरफ से वर्ड यूज कर रहा हूं, a new general इंपॉर्टेंट है. जनरल का मतलब क्या है? एप्लीकेबल टू एवरीबडी. क्यों ऐसा लिखने की जरूरत क्यों थी? हिंदूज वर गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, मुस्लिम्स वर गवर्न्ड बाय मुस्लिम लॉ, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए थे दे वर बीइंग गवर्न्ड बाय कॉमन लॉ. खिचड़ी थी. देयर वाज नो यूनिफॉर्म penal लॉज इन द कंट्री. इसीलिए जब पहली लॉ कमीशन बनी 1834 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, पहला काम क्या दिया गया? इंडिया का एक पीनल कोड होना चाहिए, जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया. इस प्रियम्बल का इफेक्ट क्या हुआ? Now only the general penal code will survive. IPC replaces all Hindu laws of penal codes, all Muslim laws of penal codes, all common laws of penal codes. इंडिया में एक ही penal code है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जू हो या पारसी हो. No longer will the personal laws of penal law apply. Now India will have one law, and which will be a general law applicable to all Indians irrespective of caste, creed, religion. इसीलिए ये प्रियम्बल का इतना असर है. मोस्ट ऑफ द प्रियम्बल्स अगर हम देखें तो कंसोलिडेटिंग है. मोस्ट ऑफ द प्रियम्बल्स अमेंडिंग है. सारे देख लेना आप. ये एक अलग ही टाइप का प्रियम्बल है, which clearly which says I am not amending, I am not consolidating,
बिकॉज कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? हमने उसी चीज को वापस कंसोलिडेट कर दिया। नहीं, हम तो नया लॉ बना रहे हैं। इसीलिए प्रियम्बल का बहुत महत्व है आईपीसी का। ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द प्रियम्बल और उसका इफेक्ट क्या है। आई नाउ गो टू द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक in every law is the jurisdiction. Jurisdiction सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और सबसे पहले आता है किसी भी लॉ में। उसका कारण यह है कि हमें पता तो चले किस कोर्ट में जाना है। किस कोर्ट में जाना है, तो जुरिस्डिक्शन बहुत तरह की हो सकती है। पहली जुरिस्डिक्शन जो सब जगह है, टेरिटोरियल। कहां कौन सी जगह अप्लाई करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर। कौन से सब्जेक्ट मैटर कौन से कोर्ट में लगेगा। और हम सीपीसी में आएंगे तो और बहुत सारे जुरिस्डिक्शंस आते हैं। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आ जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अलग जुरिस्डिक्शन आ जाता है, वगैरह वगैरह। पर अभी हम बात कर रहे हैं आईपीसी की। आईपीसी के अंदर सेक्शंस 2 से लेकर 5 जुरिस्डिक्शन से डील करते हैं। I'll just go through the first section, which is with the title, "This Act shall be called the Indian Penal Code." This Act shall be called the Indian Penal Code. कौन सा एक्ट? ये एक्ट जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल पास कर रही है, द एक्ट 45 of 1860. This act shall be called the Indian, not Hindu, not Muslim, Indian penal. Penal means what? We are going to define the acts and omissions which you are supposed to do or not supposed to do. So we are now going to tell you that these are the acts and omissions which you are forbidden to do. And if you do, this is going to be the punishment. This is the meaning of the word penal. Penal basically means punishing. Punishing. So वो एक्ट जिसको आपको पनिश किया जाएगा, इंडियन पिनल कोड। कोड क्या होता है? मैंने पहले भी किसी लेक्चर में बात की है। कोड एक ही चीज पे अलग अलग बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डील करता है। अगर हम आईपीसी में आए तो कोड क्यों है? इसके अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट हैं, ऑफेंसेस बाय एंड अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट माइंड भी हैं थोड़े से, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जनरल एक्सेप्शंस हैं, पनिशमेंट्स हैं, अलग अलग बुके है एक ही चीज। पिनल कोड है, क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ का सब्सटैंटिव लॉ है ये। आईपीसी इज अ सब्सटैंटिव लॉ, इसका प्रोसीजर है सीआरपीसी। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? इट क्लियरली टेल्स अस व्हाट एक्ट शुड नॉट बी डन, act or illegal omission should not be done, and if you do, what is going to be the punishment? What will be the procedure of giving you that punishment? What will be the procedure of a trial? What will be the procedure of an investigation? CRPC. So this act shall be called the Indian Penal Code.
आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट. एक्ट एक ही चीज पे होता है. इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट. एक्ट एक चीज पे. कोड एक टॉपिक पे एक असॉर्टेड वैरायटी बुके अलग अलग चीजों का एक ही हेड में डिस्कस करता है, इसलिए हम उसको कोड कहते हैं. दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. जो वर्ड था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो खत्म हो गया बाय द 2019 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. इससे पहले क्या था? इससे पहले जम्मू कश्मीर में रणबीर पिनल कोड था. इट वॉज नेम्ड आफ्टर महाराजा रणबीर सिंह. 1830 से 1885 तक ही वॉज गद्दी पे थे वो. उनके नाम पे था रणबीर पिनल कोड. नो डाउट रणबीर पिनल कोड वॉज मोर और लेस लाइक आईपीसी. इवन सेक्शंस भी काफी कॉरेस्पॉन्ड करते थे, बट नेवरदलेस थोड़ा फर्क भी था. हमें अब उससे कोई लेना देना नहीं है. अब वो फर्क खत्म हो गया. नाउ जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय आईपीसी by virtue of the Jammu Kashmir 2019 Reorganization Act. Now, ये था टाइटल एंड एक्सटेंड, दोनों एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. इंडिया क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, इंडिया क्या है? यही सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इंडिया में अप्लाई करता है तो इंडिया क्या है? इंडिया has been defined. If you come to section 18, India means the territory of India. India means the territory of India. India has also been defined in almost every law. CRPC में defined है, Evidence Act में defined है, General Clauses Act में defined है, Constitution में defined है, Article 1 Clause 3. What अगर हम नेचुरली जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. Article 1 Clause 3 says the territory of India shall comprise A. Territories of the states, B. Territories of union territories, and C. Such other territories which may be acquired. ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा पहलू टेरिटरी ऑफ इंडिया का, पर ये काफी नहीं है. इट इज नॉट इनफ. बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे मेरे दिमाग में. स्टेट्स बता दिया इन्होंने, यूनियन टेरिटरीज बता दिया. व्हाट अबाउट सी? सी में कितना इंडिया? इंडिया का सी में कितना है? तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं हम. वी आर इनवोकिंग नाउ international laws, international conventions to find out what is the territory of any country, not only India, any country. So let's write down territory of India में क्या क्या होगा. पहला, the entire land mass of India.
अब चाहे वो स्टेट्स का हो, चाहे वो यूटीज का हो, या कोई हो, जितनी जमीन है, लैंड मास, टेरिटरी ऑफ इंडिया। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, जितने इंटरनल वाटर्स हैं, रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, कैनाल्स, टेरिटरी ऑफ इंडिया। थर्ड, मैरीटाइम टेरिटरी। मैरीटाइम टेरिटरी मींस टेरिटरी, मैरीटाइम का मतलब होता है कंसर्निंग द सी। तो यहां पे 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल्स इज इंडिया। एक नॉटिकल माइल, एक ऑर्डिनरी हमारा जो लैंड का माइल होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है। 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स में अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो टेरिटरी ऑफ इंडिया पे ऑफेंस हो रहा है। तो 12 नॉटिकल माइल्स मैरीटाइम बाउंड्री। इसके अलावा जितना एयर के ऊपर कॉलम है हमारा, लैंड के ऊपर और सी के ऊपर जितना एयर का कॉलम है, टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी इंडिया है। इसीलिए हम कहते हैं ना, दे वायलेटेड एयर स्पेस। चाइना का, पाकिस्तान का जो जहाज है, हवाई जहाज, वो इंडिया की स्पेस में घुस गया। वो स्पेस कैसे देखें हम? जो हमारी वाटर, मैरीटाइम एंड लैंड मास की बाउंड्री है, उसके ऊपर का पूरा कॉलम ऑफ एयर इंडिया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया है। इसके अलावा इस पूरी मैरीटाइम टेरिटरी और लैंड मास के नीचे सेंटर ऑफ द अर्थ तक, तो हमारी जमीन या हमारे पानी की जो 12 नॉटिकल माइल की टेरिटरी है या इंटरनल वाटर बॉडीज हैं, उनके नीचे सेंटर ऑफ द अर्थ तक हमारी टेरिटरी है। इसके अलावा एक चीज और है, जितने हमारे शिप्स हैं, जितने हमारे एयरक्राफ्ट हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, वो कहीं भी हों, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दे आर लाइक फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो अगर हमारा शिप चाहे यूएसए में कहीं डॉक किया हुआ है, कहीं किसी हार्बर में डॉक किया हुआ है, या हमारा एयरप्लेन किसी देश के एयरपोर्ट पे खड़ा है, वो इंडिया की टेरिटरी है। अगर उसके ऊपर कोई ऑफेंस होगा तो माना जाएगा कि वो इंडिया की टेरिटरी पे हुआ है, आईपीसी लगेगा। तो एक बार रिवाइज करें क्या क्या इंडिया है। व्हाट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया? ए, द एंटायर लैंड मास ऑफ इंडिया। बी, all the internal water bodies of India. C, 12 nautical miles of maritime territory. D, the entire air column above the maritime territory, the land mass and the internal water bodies, the entire air column right till infinity. Next, the entire land below the maritime territory, the internal water body territory and the land mass के नीचे till the center of the earth is India. तभी तो जो हम खोदते हैं, जो भी हमारे नीचे जमीन से निकलता है, चाहे वो कितना भी नीचे निकले, चाहे ऑयल निकले, चाहे जो मर्जी निकले, वो हमारा है।
And finally, all ships and aircraft registered in India, wherever they may be in the world, is the territory of India. They are like floating islands of India. इन सब पे लगेगा. I hope everybody's understood the meaning of the word India in the very first section जो लिखा है. तो एक बार वापस पढ़ लें हम. Section 1. This act shall be called the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India. India as defined in section 18 of IPC. India means the territory of India. What is the connotation of the word territory of India? We have just studied. I hope everybody is clear till now. If we are clear with this, अब हम चलते हैं jurisdiction. Jurisdiction दो तरह के होते हैं. इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल. As a general rule, a penal code of one country, a criminal law of one country, does not apply on the territory of any other country. एक देश का क्रिमिनल लॉ दूसरे देश की टेरिटरी में लागू नहीं हो सकता. ये बेसिक टेनेट है इंटरनेशनल लॉ का. पर एक इंडियन जब पैदा होता है और जब तक वो इंडियन रहता है, वो एक बैगेज अपने पीठ पे लेके चलता है. एक बैगेज उसकी पीठ पे जुड़ जाता है जैसे ही वो पैदा होता है एज एन इंडियन. और जब तक वो इंडियन सिटीजन है, he carries the baggage of IPC on his shoulders as long as he remains an Indian. कहीं भी चला जाए दुनिया में, वो बैगेज तो उसके साथ रहेगा. दुनिया छोड़ो, वो बाहर स्पेस में चला जाए, वो बैगेज तो उसके पीठ पे रहेगा. यानी कि एक इंडियन कहीं भी हो दुनिया में या कहीं भी हो इंडिया में, अगर वो आईपीसी का कोई भी कानून तोड़ता है, आईपीसी लागू होगी उस पे. तो जब वो इंडिया में कर रहा है, कोई कानून तोड़ रहा है, आईपीसी को कोई भी सेक्शन इन्फ्रिंज कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. पर आज अगर इंडियन कहीं बाहर है, he's outside India, and now he flouts, now he infringes any of the sections and he commits any of the offenses as are enumerated in the Indian Penal Code, he is liable for that offense. He will be tried in India wherever he is found under section 188 of CRPC. तो एक चीज याद रखनी है, इंडियन कहीं भी हो, किसी कंट्री में हो, स्पेस में हो, आईपीसी उस पे लागू होगी. So that is why we have, as I said, two aspects of jurisdiction. One is the intra-territorial and one is the extra-territorial. मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. पहला क्वेश्चन वही
कि इंडियन अगर बाहर चला जाता है इंडिया से तो उसकी लायबिलिटी क्या है। इंडियन अगर किसी और कंट्री में जाता है और वहां का ऑफेंस है, यहां भी ऑफेंस है और वो ऑफेंस करता है, तो कौन सी कंट्री इसको ट्राई करेगी। तीसरा, इंडियन वहां पे जाके ऑफेंस करता है जो वहां ऑफेंस नहीं है पर इंडिया में ऑफेंस है, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 377 अब जाके इंडिया में काफी हद तक डीक्रिमिनलाइज हो गया है, बट पहले नहीं था। पर बहुत सारी कंट्रीज में पहले डीक्रिमिनलाइज हो चुका था। बहुत सारी कंट्रीज में अडल्ट्री वाज नॉट एन ऑफेंस, इंडिया में था, अब जाके 497 को डीक्रिमिनलाइज किया इन्होंने। तो वहां नहीं है ऑफेंस, यहां है, तो फिर व्हाट इज द लॉ। एक फॉरेनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई इंडिया में कोई फॉरेनर कोई ऑफेंस करता है तो उसकी लायबिलिटी क्या है। अगर कोई फॉरेनर कॉन्स्पिरेसी करता है बाहर जिसका कल्मिनेशन इंडिया में होता है तो उसकी लायबिलिटी क्या है। इंडिया में नहीं आया पर कॉन्स्पिरेसी का उसका जो असर है वो इंडिया में हो रहा है, तो एक इंडिया का शिप है जो बाहर है, उसमें मर्डर हो जाता है कौन करेगा उसकी, हु विल ट्राई इट। एक शिप है, एक फॉरेन शिप है, बॉम्बे के पोर्ट पे खड़ा है, मर्डर हो जाता है। अमेरिकन शिप है, अमेरिकन दूसरे अमेरिकन का मर्डर कर देता है पर बॉम्बे पोर्ट पे, क्या लागू होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन जुरिसडिक्शन, बहुत सालों से नहीं आएगा। क्रिस्टल क्लियर होना है हमें इस चीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने शुरुआत की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो पहले चलते हैं हम सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2, punishment of offenses committed within India, intra-territorial, within. Let's read every word very carefully. Every person shall be liable to punishment under this code, and not otherwise, for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India. अब इसको डाइसेक्ट करते हैं इस सेक्शन को। एवरी पर्सन, एवरी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, एक बहुत फेमस जजमेंट है, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1957 सुप्रीम कोर्ट। बहुत ब्यूटीफुल इसमें लाइन गई और इसको लिख यही क्वेश्चन आपका आ सकता है। मैं पहले डिक्टेट कर देता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। It is a well-recognized concept of criminal jurisprudence that the exercise of criminal jurisdiction depends upon the locality of the offense committed and not upon the nationality or locality of the offender. बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। एक जुरिस्प्रूडेंस की लाइन होती है, क्राइम कैरीज द पर्सन। मुबारक अली ने क्या कहा है,
जहां ऑफेंस हुआ है वो इंपॉर्टेंट है. Nationality is not important. Every person, hence, every का मतलब क्या है? Every person, including a foreigner. Every का मतलब है कोई भी हो. Caste, creed, class, religion, sex does not matter. Nationality also does not matter. मुबारक अली. अगर कोई भी फॉरेनर टेरिटरी ऑफ इंडिया पे ऑफेंस करता है जो आईपीसी में ऑफेंस है, he is liable under IPC. Every. The next word is person. The word person has been defined in IPC. और इस definition में, when we see the definition of the word person, section 11, the word person includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not. Person means both natural persons and by virtue of section 11, which includes a company, an association, even if it's an incorporated company or not corporated, tab bhi. So person includes both natural persons and juristic persons. Juristic का मतलब होता है created by law, hard mass के नहीं है. अब ये क्वेश्चन उठता है, तो अब एक पॉइंट, दो वर्ड्स, एवरी पर्सन. एवरी कोई भी हो, फॉरेनर हो, इंडियन हो, कोई भी हो. पर्सन, even a company can commit an offense. Even a corporation can commit an offense. पर अब क्वेश्चन ये उठा, एक कॉर्पोरेशन रेप थोड़ा ना कर सकती है, एक कॉर्पोरेशन मर्डर थोड़ा ना कर सकती है, एक कॉर्पोरेशन बॉडी ऑफेंस नहीं कर सकती, पर कॉर्पोरेशन चीटिंग तो कर सकती है. सो कॉर्पोरेशन बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस कर सकती है. पर अब आप क्या करोगे? क्या कॉर्पोरेशन को जेल कर सकते हो? Juristic persons cannot be jailed, cannot be imprisoned. ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने. I have on this Standard Chartered Bank versus Director of Enforcement, 2005, Supreme Court. A company can commit an offense. However, a company cannot commit a body offense, but a company can commit a property offense. So a company can have mens rea, but then a company cannot be imprisoned, but a company can be fined. तो कंपनी को हम फाइन कर सकते हैं, या जहां उसके डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल दिखते हैं, हम डायरेक्टर्स के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं. बट पर से a company as a person per se can be fined but cannot be imprisoned. ये सारी चीजें इस फेमस जजमेंट में आई थी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई की थी. Every person, I hope everybody is clear about these two words, every and person, shall be. shall का मतलब क्या है? हर हालत में अब किसी जज की, even the highest court of India has no discretion in not awarding any punishment अगर वो punishment IPC में दी गई है. So shall be liable, may be liable नहीं है, shall be liable for what? Punishment.
तो अगर प्रूव हो गया, अगर मतलब अगर आपका ऑफेंस है, then you shall be liable for punishment under this code. वो पनिशमेंट जो ये कोड निर्धारित कर रहा है, ये कोड लिख रहा है आपके लिए, बस. सो इसका मतलब है जज साहब को लगा ये बेचारा गलती में फंस गया है, मिनिमम पनिशमेंट दी हुई है वहां, कम से कम 6 महीने सपोज. नहीं नहीं, ये न्याय नहीं होगा. एक काम करते हैं, 1 घंटे की पनिशमेंट दे देते हैं, जहां लिखा हुआ है कि मिनिमम 6 months. No more judicial discretion on this point. So shall be liable to punishment under this code. That means जो पनिशमेंट यहां दे दी गई हैं, जज उससे बाहर नहीं जा सकते. He is bound by these punishments. Liable to punishment under this code and not otherwise. दोबारा लिख रहा है एंड नॉट अदरवाइज. माइंड क्लियर कर लो कि आज के बाद, जब से ये आईपीसी आ गई है 1 जनवरी 1862 में, इट केम इनटू वोग, तब से सिर्फ जो इसमें पनिशमेंट दी गई हैं, हद दी गई हैं, उनकी दोनों हदें दी गई हैं, उस हद को आप पार नहीं कर सकते एज अ जज. You have to remain within the limits which are laid down by IPC and not otherwise. Under no circumstances will you surpass those limits which are laid down by IPC. मर्डर हो गया, आपको लगा बेचारा बड़ा गलती से हो गया, मुझे बहुत, आपको लगता है कि गलती में फंस गया, पर मर्डर किया है उसने. 2 ही पनिशमेंट है उसकी, डेथ या लाइफ, बस. आप कहते हो नहीं नहीं, अगर इसको 5 साल दे दूं तो काफी होगा. आप नहीं दे सकते, नॉट अदरवाइज. तो जो आपकी पनिशमेंट निर्धारित कर दी गई है, उससे बाहर नहीं जा सकते, नॉट अदरवाइज. फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन. पहली बार एक चीज आ गई, एवरी एक्ट और ओमिशन. सो एक्ट और ओमिशन आईपीसी में सिनोनिमस है. चाहे आप ओमिशन कर रहे हो, चाहे आप एक्ट कर रहे हो, जो कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ हैं, जो एक्ट या ओमिशन मना किया जा रहा है आपको इस कोड में, और आप उसके कॉन्ट्ररी वो एक्ट या ओमिशन कर रहे हो, तो then you are liable for punishment as given in this code and not otherwise. Of which he shall be guilty. Of which he shall be guilty. Guilty आदमी कब होता है? Please remember there is a difference between the word accused and guilty. ट्रायल के बाद. So not what he is accused, what he is guilty. So that means he is liable for punishment as given under this code, provided he has been found guilty of that act or omission by a proper process of trial, which has been now laid down under 484 sections of CRPC. ये कहता है, of which he shall be guilty within इंडिया की टेरिटरी के अंदर, इंट्रा टेरिटोरियल jurisdiction. So within India, the territory of India. आई होप आपने पढ़ना समझ गए होंगे कैसे पढ़ना है हमने. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रीड आईपीसी. क्या कोई हमारे पास एवरी पर्सन का एक्सेप्शन है? आर देयर एनी एक्सेप्शंस? यस,
ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू का है. आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू द वर्ड एवरी पर्सन? एवरी पर्सन के एक्सेप्शंस कौन से हैं? पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. दूसरा, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कन्वेंशंस. तो एवरी पर्सन में कौन नहीं आता है? आर्टिकल 361 clauses 2 and 3, the president of India and the governor of a state cannot be now prosecuted for IPC till he is on the chair of the president or the governor. So they get a protection as long as they are president of India or the governor of a state. They are constitutional heads. We don't expect to arrest or prosecute a president of India or a governor of a state. So अगर हमने सपोज अब इंसान है, प्रेसिडेंट साहब ने या गवर्नर साहब ने कोई ऑफेंस कर दिया, तो फिर क्या तरीका है? एज अ गवर्नर हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते. पहले उनको हटाएंगे, और अगर प्रेसिडेंट है तो उनको इम्पीच करेंगे. इम्पीच करके उनको उतारने के बाद फिर केस चलाएंगे. बट जब तक वो उस कुर्सी पे हैं, उसकी मर्यादा को हम वी विल नाउ रिस्पेक्ट एंड वी विल नाउ exempt him from all criminal proceedings under IPC. दूसरा, second aspect deals with foreign rulers, foreign sovereigns. All foreign sovereigns are exempted from IPC. हम बहुत बार पढ़ चुके हैं जब हम बच्चे थे कि जब अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसे सलूक किया जाए, तो उसने कहा जैसे एक राजा दूसरे राजे के साथ करता है. वही कंसेप्ट है यहां. एक राजा दूसरे राज्य के साथ जैसा बिहेव करेगा वैसा ही आईपीसी करेगी. सो ऑल फॉरेन sovereigns and his representatives, तो जितने भी एम्बेसी में एम्बेसडर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, सेकंड सेक्रेटरीज, थर्ड सेक्रेटरीज वगैरह, all are given what we call diplomatic immunity. There is a Vienna Convention. By virtue of the Vienna Convention, they all have diplomatic immunity. अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि कुछ पाकिस्तान एम्बेसी के लोगों को स्पाइनेज करते पकड़ा गया, उनको स्पाइंग करते पकड़ा करते. What did we do? बोला इनको शाम तक इनको बोला इंडिया से छोड़ के जाए. That is maximum we can do. Because as per Vienna Convention, we cannot arrest them, we cannot prosecute them criminally. तो हम उनको क्या कर सकते हैं? हम उनको इंडिया से वापस भेज सकते हैं इमीडिएटली, पर क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते. इफ यू रिमेंबर, एक बहुत सा थोड़े 4-5 साल पहले की बात है, ज्यादा हो गया होगा थोड़ा, एक दिव्यानी का केस आया था अमेरिका में, जहां उसके ऊपर चार्ज लगा था कि उसने एक डोमेस्टिक हेल्प के ऊपर कोई क्रूअल्टी की थी. कितनी हाई तौबा मची थी. इंडिया ने कहा आपने बिठा कैसे लिया, हमारे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, वियना कन्वेंशन का ये इन्फ्रिंजमेंट है. अल्टीमेटली इसको वापस बुला लिया गया. सो एक चीज हमेशा याद रखनी है, every person does not include a foreign sovereign or his representatives in our country. उसके बाद third aspect, as I told you, companies, corporations cannot be imprisoned, they can be fined. So basically every person के अंदर जो companies and corporations हैं, उनको किस पूरी हद तक हम नहीं जा सकते. जो वर्ड है यहां कि एवरी पनिशमेंट, एवरी एक्ट, तो यहां पे कई ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें कॉर्पोरेशन और कंपनी लायबल नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल जो बॉडी ऑफेंसेस हैं. एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया था और आई वुड लाइक टू शेयर दिस. एक बार एक चीज होती है कॉल्ड थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी. थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी क्या होती है? किंग डज नो रॉन्ग.
अगर कोई गवर्नमेंट की एजेंसी हो, सपोज कोई डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, गवर्नमेंट अस्पताल का डॉक्टर है, वो फैमिली प्लानिंग में नसबंदी वगैरह करते हैं, while he is performing that operation वो अंदर एक गलती से टॉवल छोड़ जाता है. इट्स अ क्लियर केस ऑफ नेग्लिजेंस. वो टॉवल अंदर क्योंकि रह जाता है तो वो लेडी बेचारी जिसके अंदर टॉवल छोड़ दिया था, ट्यूबेक्टोमी कर रहा था, वो औरत मर जाती है. कैन द स्टेट बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल? डॉक्टर तो लायबल है चलो, पर वो तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है. ये क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये 10 बार इंटरव्यू में पूछा गया. क्या स्टेट लायबल है? कि क्या थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी स्टेट को प्रोटेक्ट करती है? किंग डज नो रॉन्ग. ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने. 9 जजेस का बेंच बैठा था इस केस में. दिस फेमस केस इज सुप्रीडेंट एंड रिमेम्ब्रांसर, REMEMBRANCER, Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, West Bengal versus Corporation of Calcutta, 1967, सुप्रीम कोर्ट. 9 जज का बेंच बैठा. उसमें से 7 जजेस ने ये बोला, इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? वी द पीपल. स्टेट किसने बनाई है? वी द पीपल. तो वी द पीपल से ऊपर गवर्नमेंट नहीं हो सकती. स्टेट कैनॉट बी अबव वी द पीपल. इसीलिए स्टेट इज ऑल्सो लायबल. इन अदर वर्ड्स, इन इंडिया द थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी डज नॉट अप्लाई. हमारे मोनार्की नहीं है, किंग डज नो रॉन्ग नहीं है. तो जहां पे स्टेट की कोई एजेंसी कोई क्रिमिनल एक्ट कर रही है, स्टेट को भी हम कंपनसेशन मांग सकते हैं. बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास, आगे जाके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आईपीसी में आपको डिस्कस करूंगा. इसके अलावा जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, एलियन एनिमीज ऑफ वॉर, दे कैनॉट बी ट्राइड अंडर आईपीसी. फॉर एग्जाम्पल, हमारी अभी टेंशंस चल रही हैं पाकिस्तान से भी और चाइना से भी. लड़ाई होगी, हमने उठा के 10 चीनियों को पकड़ लिया. दे आर प्रिजनर्स ऑफ वॉर. आईपीसी में नहीं ट्राई होते. उनको हम किस चीज में ट्राई करते हैं? मार्शल लॉ में. तो आईपीसी डज नॉट अप्लाई टू एलियन प्रिजनर्स ऑफ लॉ ऑफ वॉर. इसके अलावा अगर कोई बाई चांस कभी फॉरेन आर्मी को बुला लेती है इंडिया, कहीं पे कोई ना कोई, जैसे वर्ल्ड वॉर हो जाती है तो दूसरी आर्मीज आ जाती हैं, इंडिया पे आ जाती हैं, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम आईपीसी का जुरिस्डिक्शन. तो ये सारे लोग हैं जो एवरी पर्सन में नहीं आते. सो क्वेश्चन क्या बना? हमने अभी तक जो सेक्शन 2 डिस्कस किया उसमें क्वेश्चन क्या बना? It is the territory which determines the jurisdiction of an offense and not the nationality of a person. Critically examine. अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे एवरी पर्सन का कंसेप्ट, और हमने सेक्शन 2 में इंट्रा टेरिटोरियल पढ़ा. इज देयर एनी एक्सेप्शन टू आईपीसी? अगला क्वेश्चन, क्या कोई ऐसी जगह है जहां आईपीसी लागू नहीं होगी या कोई और लॉ आईपीसी को ओवरराइड करेगा? क्या ऐसा कोई है? सेक्शन 5. सो सेक्शन 2 का एक्सेप्शन है
Section 5. Let's go to Section 5. Section 5. Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, or airmen in the service of Government of India. दो चीजों पे आईपीसी लागू नहीं होगी. पहला, म्यूटिनी. रिवोल्ट अगेंस्ट इंडिया, ये मार्शल लॉ में आते हैं. सो म्यूटिनी बाय ऑफिसर्स, म्यूटिनी बाय सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में है, वो आईपीसी से गवर्न नहीं होंगे. वो अपने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट से होंगे, नॉट फ्रॉम आईपीसी, प्रोवाइडेड दे आर इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो सारे मार्शल लॉ की चीजें नहीं है. ए म्यूटिनी और दूसरा डिजर्शन, भगोड़े. तो म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स या लोअर स्टाफ विल नॉट बी गवर्न्ड बाय आईपीसी. ए. बी, or the provisions of any special or local law. अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ है जो रिपील नहीं हुआ, वो आईपीसी के ऊपर है. Let's first understand what is a special law and what is a local law. Now, when I come to the word special law and local law both have been defined in IPC. When we come to section 41, it tells us what is a special law. Let's go to section 41. Section 41, a special law is a law applicable to a particular subject. एक सब्जेक्ट पे अगर कोई लॉ है तो उसको हम कहते हैं स्पेशल लॉ. इंडियन आर्म्स एक्ट सिर्फ आर्म्स को डील कर रहा है. एक एक्ट को, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सिर्फ करप्शन से. तो एक एनडीपीएस सिर्फ नारकोटिक से डील कर रहा है. सो एक चीज से जो डील करता है उसको हम कहते हैं स्पेशल लॉ. लोकल लॉ, सेक्शन 42. A local law is a law applicable only to a particular part of India. पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं है वो, सिर्फ उस पार्ट में. फॉर एग्जाम्पल, मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में लगता है. या सपोज वी हैव प्रोहिबिशन एक्ट, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, बिहार में भी है बिहार प्रोहिबिशन एक्ट. दारू के प्रोहिबिशन ओनली वहां अप्लाई करेगा. सो स्पेशल लॉ वो होता है जो एक सब्जेक्ट से डील करता है. लोकल लॉ होता है जो एक लोकेलिटी में लगाया जाता है. लोकल लॉज और स्पेशल लॉज आईपीसी पे ओवरराइड करेंगे. अब एक क्वेश्चन उठता है, कंफ्यूजन आ गया. कंफ्यूजन क्या आया? कि दोनों हैं, अगर ऑफेंस दोनों में है. सपोज एक ऑफेंस स्पेशल लॉ में भी है और वही ऑफेंस आईपीसी में भी है, तो फिर कौन सा लागू होगा?
उसके लिए हम जाएंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट में. When I go to General Clauses Act, Section 26, it says when an act or omission constitutes an offense under two or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under one of those. He cannot be punished under two separate enactments. ये नहीं कि आईपीसी का भी हम उसको सजा दे देते हैं और स्पेशल लॉ की भी सजा दे देते हैं. एक में जाना है आपको. तो जहां पे एक ऑफेंस एक से ज्यादा लॉ में एन्यूमरेटेड है, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 सेक्शन 26 बिल्कुल क्लियर कर देता है कि एक ही जगह उसको पनिश किया जा सकता है. अब ये डिसाइड कर लो आपको कहां जाना है. कहां जाना है ये भी उसके ऊपर बहुत सारे हमारे पास जजमेंट्स हैं. अगर हम जाएं एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जेके कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1961 सुप्रीम कोर्ट, और भी मेरे पास बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं. बॉम्बे के हैं, पटना के हैं, लाहौर के हैं. Whenever there is a conflict between a general law and a local and special law, the local and special law prevails. क्यों? वो उसी चीज पे बनाया गया है, उसी टॉपिक को दिमाग में रख के ठोक बजा के बनाया गया है. सारे एस्पेक्ट्स उसके सोच. आईपीसी तो कोड है, एक सेक्शन बता देगा चलो जी ऐसा है. ये तो पूरा लॉ है, तो सोच समझ के बनाया गया है. इसीलिए लोकल एंड स्पेशल लॉज शुड बी प्रेफर्ड ओवर जनरल लॉज. क्वेश्चन उठा एक बार भगत सिंह के मामले में. ये भगत सिंह का केस है, भगत सिंह वर्सेस स्टेट आर वर्सेस भगत सिंह का 1930 लाहौर का, कि अगर पनिशमेंट जनरल लॉ में ज्यादा हो तो कहां जाए. इसके ऊपर एक और भी है हमारे पास, अवध बार एसोसिएशन लखनऊ वर्सेस एम्परर 1930 का. ये भी अवध बार एसोसिएशन लखनऊ वर्सेस एम्परर. द प्रिवी काउंसिल हेल्ड even if the punishment is more in general law, still special law or local law should be preferred. और बहुत clearly every judgment, whether Supreme Court or anything, where there is a conflict between a special law and a general law, the provisions of special law shall prevail. और मैंने अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया इस पे. इन अदर वर्ड्स, स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉज ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल लॉ. यही चीज सेक्शन 5 कह रहा है. द सेम थिंग हैज बीन सेड बाय सेक्शन 5. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसका वाय बताया हमें. कौशल्या रानी वर्सेस गोपाल सिंह 1964 सुप्रीम कोर्ट. द वाई. Special law is a law enacted for special cases, in special circumstances. It is in stark contrast to law which is applicable to all cases generally. So naturally, एक स्पेशल लॉ स्पेशली दिमाग में रख के सारा लॉ उस पे बनाया गया है, उस पे सब्सटैंटिव पार्ट, उस पर प्रोसीजरल पार्ट सारा बनाया गया, तो पूरा दिमाग लगाया गया. यहां तो एक मेंशन है, एक ऑफेंस है, चलो एक सेक्शन है बस, तो जिसपे सारा लॉ एक सब्जेक्ट पे बनाया गया है, नेचुरली उसको ज्यादा तवज्जो देंगे, उसको ज्यादा वेटेज देंगे.
I hope everybody is clear about section 5. Let's go back to section 5 and give it another reading. It says, nothing in this act shall affect the provisions of any act for A, for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of Government of India, or B, the provisions of any special or local law. One thing we must always be sure, no person can be punished twice for the same offense in two separate enactments. तो अगर एक offense आईपीसी में भी पनिशेबल है और स्पेशल लॉ में भी पनिशेबल है, तो दोनों में आप अलग अलग सजा नहीं दे सकते. इट वुड अमाउंट टू डबल jeopardy. It would infringe my fundamental right under Article 20. I hope everybody is now clear about this. We ran out of time today. We'll take it up from here tomorrow. Thank you. God bless.